हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में, जो हमारे देश में प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री पोस्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि इससे संबंधित किस प्रकार के प्रावधान संविधान में किए गए हैं, प्रधानमंत्री के पास क्या पावर होते हैं, कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, और जो भी पावर और फंक्शन हैं प्रधानमंत्री के, क्या उस पर किसी प्रकार का कंट्रोल है या नहीं है। तो हम लोग शुरू करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले तो हम लोग यह देखते हैं कि जो हमारे देश में गवर्नमेंट सिस्टम है वो किस प्रकार का है। तो गवर्नमेंट सिस्टम हमारे यहाँ है पार्लियामेंट्री सिस्टम का, पार्लियामेंट्री फॉर्म है गवर्नमेंट की। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म होने के कारण जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं यही गवर्नमेंट के हेड होते हैं। यहाँ आप ध्यान रखेंगे, हम बात कर रहे हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट की। तो हेड ऑफ गवर्नमेंट तो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो चूंकि हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो वास्तविक में इन्हीं के पास होगा। सारे जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस होंगे सरकार के वो सब के सब प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ही होंगे, इनके डिसीजन से ही होंगे। इनका डिसीजन मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, या हम कह सकते हैं कैबिनेट की जो मीटिंग होती है, कैबिनेट जो होती है, कैबिनेट के डिसीजन जिसको कि पीएम चेयर करते हैं। कैबिनेट को कौन चेयर करते हैं? कैबिनेट की मीटिंग को चेयर कौन करते हैं? पीएम करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो कैबिनेट को चेयर करते हैं, इसी कैबिनेट के डिसीजंस से सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं। तो एक्चुअल में एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर, या हम ये कहें कि कैबिनेट या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास ही होती है। तो हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर हो गए। लेकिन अगर हम बात ये करें कि क्या प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ स्टेट भी है? नहीं। हेड ऑफ स्टेट की जब भी बात आएगी तो वो प्रेसिडेंट को कहा जाता है। मतलब राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो हमारे देश के हेड होंगे वो राष्ट्रपति होंगे, सारे फंक्शंस राष्ट्रपति के नाम से होंगे। लेकिन एक्चुअल में कौन उसको कर रहा है? जो कि हेड ऑफ गवर्नमेंट है, और हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर है। तो सारे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर के पास है, लेकिन जब नाम की बात आएगी तो वो प्रेसिडेंट के नाम से लिए जाएंगे। अब इन सभी प्रोविजंस के लिए संविधान में कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं। अब ये कौन से आर्टिकल्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर से संबंधित हैं? तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है आर्टिकल 74। आप ध्यान रखेंगे इन सभी आर्टिकल्स को, क्योंकि यह प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों के केस में ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 74 ये कहता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी। मतलब क्या होगा? एक काउंसिल होगा। किसका? काउंसिल किसका होगा? मिनिस्टर्स का। और इसके हेड कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर। मतलब एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर हुए, और इसका काम क्या होगा? एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर हैं, उसका काम है राष्ट्रपति को सलाह देना और उसका साथ देना। अब जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राष्ट्रपति को सलाह दे रहे हैं, उसका सहयोग कर रहे हैं, तो किस लिए करेंगे? तो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के लिए। जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं वो सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर ही राष्ट्रपति करेंगे। और जब कभी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, जो भी एडवाइस देते हैं, ये एडवाइस बाइंडिंग होता है। मतलब राष्ट्रपति इस एडवाइस के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। हाँ, अगर राष्ट्रपति चाहे तो एक बार रिकंसिडरेशन के लिए वापस कर सकते हैं। एक बार रिकंसिडरेशन के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भेज सकते हैं कि जो सलाह आपने दी है उसको रिकंसिडर कीजिए। लेकिन अगर रिकंसिडरेशन के बाद फिर से एडवाइस दे दिया जाए तो अब जो एडवाइस जाएगा, इस एडवाइस के लिए राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं है, और इस एडवाइस के अकॉर्डिंग ही राष्ट्रपति को काम करना पड़ेगा। तो आर्टिकल 74 हो गया कि प्राइम मिनिस्टर होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड के रूप में, और उनका काम होगा प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस करना। तो आर्टिकल 74 आप ध्यान रखेंगे। दूसरा है हमारा आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 ये कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा उसको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। तो जब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करेंगे तो क्या वो किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं? नहीं। केवल और केवल राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे जिसकी पार्टी को मेजॉरिटी होगी लोकसभा में।
जिसकी पार्टी को मेजोरिटी होगी लोकसभा में। अब यहाँ पर एक केस ये है कि जैसे हमारे यहाँ 545 सीट हैं लोकसभा में, अगर किसी पार्टी को 273 सीट आ जाता है तो 273 का मतलब क्या हो गया? क्लियर मेजोरिटी। क्लियर मेजोरिटी। अब जब 273 सीट किसी को आ गया तो ये क्लियर मेजोरिटी का केस है, और क्लियर मेजोरिटी होने के कारण जो भी व्यक्ति इस पार्टी का लीडर होगा जिसके पास 273 सीट है, इस व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट कर देंगे। लेकिन एक केस ये भी हो सकता है कि 545 में एक पार्टी को 250 सीट है, दूसरे को 150 सीट है, और तीसरे को बाकियों को मिला के 145 सीट है। इस केस में क्या होगा? इस केस में राष्ट्रपति के पास ये डिस्क्रेशन है कि वो जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके नेता को एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दें। अब जैसे 250 वाला सबसे ज़्यादा है तो इसके जो लीडर होंगे, इसके लीडर को राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देंगे, और इनको 1 मंथ का टाइम मिलता है नॉर्मली। इतने समय में इसको हाउस के फ्लोर पर, मतलब लोकसभा में मेजोरिटी प्रूफ करनी होगी। लोकसभा में क्या प्रूफ करनी होगी? मेजोरिटी। अगर 250 वाले, जिस पार्टी को 250 सीट है, उसके लीडर को हम पीएम अपॉइंट किया जा रहा है राष्ट्रपति के द्वारा, तो उसको तो 273 सीट शो करना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति इनको समय देते हैं, नॉर्मली 1 मंथ का समय मिलता है। इस 1 महीने के अंदर, या जो भी समय राष्ट्रपति दें, 10 दिन दें, 15 दिन दें, या 1 महीने दें, इतने समय के अंदर लोकसभा के फ्लोर पर इनको मेजोरिटी शो करनी पड़ेगी। मतलब इनको दिखाना पड़ेगा कि इनके पास 273 या इससे ज़्यादा सीट है। अगर ये शो कर देता है कि 273 या इससे ज़्यादा सीट इनके पास है, इनके फेवर में इतने सांसद हैं लोकसभा में, तब ये व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा। तो आर्टिकल 75 क्लियर है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन मेजोरिटी पार्टी के जो लीडर होंगे सिर्फ और सिर्फ उसको किया जाएगा। फिर तीसरा है आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 प्राइम मिनिस्टर के ड्यूटी के बारे में बात करता है कि प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी क्या होगी, प्राइम मिनिस्टर क्या काम करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी में एक ब्रॉड ये है कि जितने भी डिसीजंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, जानते हैं आप। तो जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी, इस मीटिंग में जो भी डिसीजंस होंगे उन सभी डिसीजन को प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करने का काम प्राइम मिनिस्टर का होगा। मतलब जब भी कोई भी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेगी, चाहे वो एग्जीक्यूटिव डिसीजंस हो, लेजिस्लेशन से रिलेटेड डिसीजन हो, फाइनेंशियल डिसीजंस हो, अगर ऐसा कोई भी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ले रही है, उन सभी डिसीजन को राष्ट्रपति को बताने का काम प्रधानमंत्री को दिया गया है, और यह आर्टिकल 78 के तहत होता है। तो ये 3 आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है प्रधानमंत्री के केस में, आप ध्यान रखेंगे। अब हमने कहा था कि प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रेशन है कि किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं अगर कोई भी पार्टी 273 प्लस नहीं लाई है। अगर 273 प्लस कोई भी पार्टी नहीं लाई है तो उस केस में ऐसा हो सकता है। 273 प्लस मतलब या तो 273 या 273 प्लस। तो ऐसा केस है। जैसे जब 1979 में किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं थी तो चौधरी चरण सिंह साहब को राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री अपॉइंट किया था, लेकिन बाद में जब फ्लोर टेस्ट हुआ तो ये फ्लोर टेस्ट में पास नहीं कर पाए, मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाए और इनको रिजाइन करना पड़ा। इसी तरह जब 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी तो उसके बाद राजीव गांधी को राष्ट्रपति ने एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया था। हालांकि इस समय कांग्रेस पार्टी को पूरी मेजोरिटी थी, लेकिन अचानक से प्राइम मिनिस्टर की डेथ की वजह से कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, जब कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड किया राजीव गांधी, तो राष्ट्रपति ने राजीव गांधी को एज ए प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर किया, अपॉइंट किया। इसी तरह हमने पहले ही कहा है कि जब कभी भी प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रेशन यूज करेंगे तो पीएम तो अपॉइंट कर दिए गए, तो पीएम तो अपॉइंटमेंट तो पहले ही हो चुका है, पीएम का अपॉइंटमेंट, लेकिन मेजोरिटी तो प्रूफ करना पड़ेगा। तो पहले पीएम अपॉइंट कर दिया गया और बाद में मेजोरिटी प्रूफ करना होगा, और मेजोरिटी प्रूफ करना पड़ेगा जो टाइम प्रेसिडेंट देंगे।
जितना टाइमलाइन प्रेसिडेंट देंगे उस ड्यूरेशन में लोकसभा में मेजोरिटी प्रूफ करनी पड़ेगी। आप ध्यान रखेंगे, जब भी मेजोरिटी प्रूफ करने की बात आएगी वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होगी, और लोकसभा में इसलिए होगी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा के प्रति होती है इसलिए, और लोकसभा में जनता से डायरेक्ट चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए जो भी मेजोरिटी प्रूफ करने की बात आती है वो लोकसभा में होती है, ना कि राज्यसभा में। अब बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री अपॉइंट हो रहे हैं तो उसका क्या किसी भी सदन का मेंबर होना जरूरी है? वो किस सदन का मेंबर हो सकता है, किसका नहीं हो सकता है? तो अगर कोई व्यक्ति किसी भी हाउस का मेंबर है, चाहे लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों, वो पीएम अपॉइंट हो सकते हैं। अगर व्यक्ति लोकसभा के हैं तब भी पीएम हो सकते हैं, राज्यसभा के हैं तब भी पीएम हो सकते हैं। तो लोकसभा में तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर लोकसभा के ही होते हैं। अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी लोकसभा के मेंबर हैं वाराणसी से। लेकिन अगर हम राज्यसभा की बात करें तो इसके भी कई सारे एग्जाम्पल हैं। बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम लेटेस्ट लें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जो थे वो 2 टर्म तक पीएम रहे, 2 बार पीएम रहे, और दोनों ही बार ये राज्यसभा के मेंबर थे। इसी तरह इंदिरा गांधी भी जब पीएम बनी थी उस समय वो राज्यसभा की मेंबर भी थी, तो राज्यसभा से इंदिरा गांधी भी पीएम बनी थी। लेकिन अगर बात यह करें कि किसी सदन का अगर कोई व्यक्ति मेंबर नहीं है, क्या उस केस में उसको पीएम बनाया जा सकता है? तो बनाया जा सकता है। जैसे हमने बात किया था 1984 राजीव गांधी। इस समय राजीव गांधी लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी के भी मेंबर नहीं थे। लेकिन जब बात आई कि कांग्रेस ने जब ये डिसाइड किया, कांग्रेस पार्टी ने, कि राजीव गांधी को पीएम बनना है, तो प्रेसिडेंट ने राजीव गांधी को पीएम अपॉइंट कर दिया अपना डिस्क्रेशन इस्तेमाल करते हुए। जबकि ना तो राजीव गांधी तभी लोकसभा के मेंबर थे ना ही राज्यसभा के। तो इस केस में नियम ये कहता है कि जिस दिन आपको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया या इवन कोई भी मिनिस्टर नियुक्त किया गया है, उसके 6 मंथ के अंदर, उसके 6 मंथ के अंदर, ये आप ध्यान रखेंगे, उसके 6 मंथ के अंदर आपको किसी भी सदन की, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, सदस्यता लेनी होगी। मतलब आप 6 महीने के अंदर या तो कहीं से लोकसभा का चुनाव जीत के आ जाइए या किसी जगह से राज्यसभा का चुनाव जीत के आ जाइए। अगर आप दोनों में से कहीं से भी जीत के आ जाते हैं तो आपकी जो मिनिस्टरशिप है, चाहे कोई कैबिनेट मिनिस्टर हो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो या फिर प्राइम मिनिस्टर हो, वो बनी रहेगी। लेकिन अगर 6 महीने के अंदर आपने मेंबरशिप नहीं ली किसी भी सदन की, तो आप जिस पोस्ट पर अपॉइंट किए गए हैं आपको वो पोस्ट छोड़ना पड़ेगा, और 6 महीने के अंदर आप उस पोस्ट पे फिर नहीं रहेंगे। अब बात आता है कि प्राइम मिनिस्टर के पास क्या पावर्स होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के पावर को हम कुछ हेड्स के अंदर देखेंगे, जिसमें सबसे पहला है प्राइम मिनिस्टर का पावर इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके रिस्पेक्ट में पीएम के पास क्या पावर्स हैं। तो जितने भी मिनिस्टर्स बनते हैं उसका रिकमेंडेशन पीएम ही करते हैं कि कौन व्यक्ति को मिनिस्टर बनेगा, ये रिकमेंड करने का काम पीएम का है। और पीएम किसको रिकमेंड करते हैं? प्रेसिडेंट को। पीएम जब प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं कि यह व्यक्ति मिनिस्टर बनेगा, तभी प्रेसिडेंट उसको मिनिस्टर का ओथ दिलवाते हैं। इसी तरह किस मिनिस्टर को कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा वो डिसाइड करने का काम भी प्राइम मिनिस्टर का है। और एक बार जिसको कोई पोर्टफोलियो दे दिया गया उसको बाद में उससे लेकर किसी दूसरे मिनिस्टर को देना या उसके पोर्टफोलियो में कुछ और मिनिस्ट्री ऐड करना, ये दोनों ही काम प्राइम मिनिस्टर का है। मतलब एलोकेशन की बात हो या रीसफलिंग की बात हो, तो एलोकेशन प्लस रीसफलिंग पोर्टफोलियो का दोनों काम प्राइम मिनिस्टर का है। किसी भी मिनिस्टर से अगर कभी किसी भी तरह का कुछ डिस्प्यूट हो जाता है या प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि मिनिस्टर अपने कार्य का सही से संपादन नहीं कर रहा है, अपनी मिनिस्ट्री सही से नहीं चला पा रहा है, तो उस केस में पीएम किसी भी मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए कह सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति रिजाइन नहीं करता है मिनिस्टर से तो उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। राष्ट्रपति को अगर कोई मिनिस्टर, पीएम ने किसी मिनिस्टर को कहा कि आपको रिजाइन करना है और मिनिस्टर ये कहता है कि हम रिजाइन नहीं कर रहे हैं, तो पीएम राष्ट्रपति को सलाह भेज देंगे कि इस मिनिस्टर को हटा दिया जाए, टर्मिनेट कर दिया जाए, तो राष्ट्रपति उस मिनिस्टर को बर्खास्त कर देंगे। और
इसी तरह जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग होती है उसके चेयर करने का काम, उसको प्रिसाइड करने का काम पीएम का होता है। तो उसको प्रिसाइड कौन करते हैं? पीएम करते हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि ये तो हो गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के केस में पीएम को क्या पावर है, मिनिस्टर कौन बनेगा ये डिसाइड कर रहे हैं, किस मिनिस्टर को कौन सा मिनिस्ट्री मिलेगा, पोर्टफोलियो मिलेगा, ये डिसाइड कर रहे हैं, मिनिस्टर को रिजाइन कभी भी करवा सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग को चेयर करते हैं। अब सवाल यह है कि अगर कभी प्राइम मिनिस्टर ही रिजाइन कर दें या प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाए, दो केस हो सकते हैं कि अचानक से पीएम ने रिजाइन कर दिया या पीएम की डेथ हो गई, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में पूरी की पूरी काउंसिल डिजॉल्व हो जाएगी। आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे इसको, जब कभी भी पीएम रिजाइन कर दे या पीएम की डेथ हो जाए, पूरी की पूरी काउंसिल डिजॉल्व हो जाएगी, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री स्वतः खत्म हो जाएगी। ठीक है, जब दूसरे पीएम बनेंगे वो अपना नया काउंसिल बनाएंगे, तो एक तरह से लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, क्योंकि पीएम ही हेड है। तो इसके लिए एक टर्म यह भी यूज होता है, स्विम एंड सिंक टुगेदर, मतलब कोई एक दूसरे से अलग नहीं है, साथ साथ चलेंगे और साथ साथ डूबेंगे। अगर तैर रहे हैं तो साथ साथ तैरेंगे, मतलब चल रहा है तो साथ साथ चलेंगे, और अगर खत्म होना होगा, डूबना होगा, तो सब साथ साथ डूबेंगे। अब दूसरा है कि राष्ट्रपति के रिस्पेक्ट में इनके पास क्या पावर्स हैं। प्राइम मिनिस्टर को राष्ट्रपति के रिस्पेक्ट में क्या पावर है? तो सरकार के जो भी डिसीजंस होते हैं उस सभी को राष्ट्रपति तक पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री का होता है। तो पीएम प्रेसिडेंट के बीच, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच एक कम्युनिकेशन चैनल का काम करते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच मेन कम्युनिकेशन चैनल का काम प्राइम मिनिस्टर करते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो भी डिसीजन होगा उस सभी को प्रेसिडेंट तक पहुंचाते हैं। जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं इस सभी में राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। जो भी अपॉइंटमेंट है, चाहे यूपीएससी का हो, सीएजी का हो, सीबीआई का हो, इसके अलावा और भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, इस सभी में जो भी अपॉइंटमेंट होते हैं इस सभी पर राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। हमने अभी देखा कि जो भी व्यक्ति मिनिस्टर्स बनेंगे इस सभी को अपॉइंटमेंट में भी राष्ट्रपति को सलाह देने का काम प्रधानमंत्री का है। और जो भी प्रपोजल्स होंगे सरकार के, जिस पर डिसीजन होने वाला होगा आगे या जिस पर डिसीजन ले लिया गया है, उस सभी की रिपोर्ट भी राष्ट्रपति को सबमिट करते हैं। दूसरा था हमारा ये। तीसरा है हमारा इन रिलेशन टू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के केस में प्रधानमंत्री के पास क्या पावर है? प्रधानमंत्री चाहे किसी भी सदन के नेता हो, चाहे राज्यसभा के हो या लोकसभा के हो, जहाँ के भी मेंबर हों, लेकिन वो लोकसभा के लीडर होते हैं। अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा के भी मेंबर हों, उस केस में भी लोकसभा में लीडर अगर बात होगा तो वो प्रधानमंत्री होंगे। लीडर ऑफ लोकसभा हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर लोकसभा के मेंबर हों चाहे राज्यसभा के मेंबर हों। तो जब लीडर है लोकसभा के, तो पार्लियामेंट का सेशन बुलाना, उसको डिजॉल्व करना, इस सभी पर प्रेसिडेंट को एडवाइस देने का काम पीएम करते हैं। तो लोकसभा का जब भी सेशन बुलाया जाता है, लोकसभा राज्यसभा का मतलब पार्लियामेंट का, या जब भी उसको डिजॉल्व करने की बात होती है, तो राष्ट्रपति को ये सलाह भी प्रधानमंत्री ही देते हैं। और सरकार की जो भी पॉलिसीज होती है उसको हाउस में अनाउंस करने का काम प्रधानमंत्री का है। कुछ अदर पावर्स भी हैं, और ये पावर्स क्या हैं? नीति आयोग के चेयरमैन हो गए, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के चेयरमैन हो गए, इन दोनों ही बॉडी के चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। ऐसी और भी बहुत सारी बॉडी हैं। नेशनल वाटर कमीशन है, नेशनल वाटर कमीशन, इसके चेयरमैन भी प्रधानमंत्री होते हैं। तो चेयरमैन हो गए कुछ बॉडीज के, प्रधानमंत्री चेयरमैन होते हैं, जिसमें नीति आयोग आप याद रखिए, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, नेशनल वाटर कमीशन, इस तरह से और भी कई सारी बॉडी है जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री खुद होते हैं। जो हमारी देश की फॉरेन पॉलिसी होती है उसको लीड करते हैं, फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करते हैं। अगर कभी देश में कोई भी क्राइसिस आता है, किसी भी तरह का, नेचुरल कैलेमिटी हो, टेररिस्ट अटैक हो, या कहीं पे फ्लड हो, अर्थक्वेक हो, कुछ भी हो, उस समय क्राइसिस मैनेजर की तरह काम करते हैं। मतलब सभी एक्टिविटी को, सारे डिपार्टमेंट की, सारे एजेंसी की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करना और सरकार के तरफ से बात करना, सरकार की तरफ से मीडिया ब्रीफ करना, ये सभी प्रधानमंत्री के काम हैं। तो ये पावर भी प्रधानमंत्री के पास है कि वो क्राइसिस के समय एज ए क्राइसिस मैनेजर काम कर सकते हैं।
सरकार के तरफ से स्पोक्स पर्सन का काम करेंगे। तो ये सभी प्रधानमंत्री के काम हैं। अब बात ये आती है कि क्या देश में ऐसा हुआ है कि कौन कौन ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो कि पहले चीफ मिनिस्टर रहे और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने। तो इसमें अगर बात करते हैं तो सबसे पहला केस इसका आया था मोरारजी देसाई। जब 1977 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई थी, जनता दल की, तो उस समय जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई थी उसमें मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। उससे पहले ये गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके थे। कहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके थे? गुजरात के। इसके बाद जब चौधरी चरण सिंह पीएम बने थे, उससे पहले वो भी यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके थे। बीपी सिंह ये भी यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके थे। पीवी नरसिम्हा राव ये भी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। एच.डी. देवेगौड़ा ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके थे। और अभी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, आप जानते हैं ये भी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो अभी तक पहले सीएम रहे और उसके बाद प्रधानमंत्री भी बने। तो आज के लिए दोस्तों यही था कि हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में पूरा पढ़ें कि क्या प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।